हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकपॉट नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन है 6 का सेकंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कर रहा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। अभी 2 दिन से जो एग्ज़ाम आप लोगों का हो रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, उसमें रिपीट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है जो आने वाला एग्ज़ाम है कल परसों और 20 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन रहने की 100% संभावना है। दूसरा क्वेश्चन, एक संविधान की विशेषता, ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बता चुके हैं। एक क्वेश्चन हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो भी कंप्लीट आंसर के साथ बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताया गया था, तो वो देख लीजिएगा। और एक रहेगा क्वेश्चन आप लोगों का भारत की कृषि के बारे में। भारत की जलवायु, भारत की कृषि, ये सब लिखने के लिए देगा। तो देखिए इसके आंसर को आप लोगों को इसी प्रकार से आंसर को लिखना है। और या फिर इसके जगह पे एक क्वेश्चन जो करवाया गया है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि महात्मा गांधी का क्या योगदान था। महात्मा गांधी का क्या योगदान था स्वतंत्र भारत को कराने में। और एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था भारत को आज़ाद कराने में। भारत को किस प्रकार से उन्होंने आज़ाद करवाया था। तो देखिए आप लोग आंसर को इसी प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब लिखना है। देखिए इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी। जन्म स्थान कटक उड़ीसा में हुआ था। माता का नाम क्या था? प्रभावती। पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। उन्होंने एक नारा दिया था, वो आप लोगों को पता हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आप लोग डेफिनेटली लिखिएगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट में लिखना है। और इनका अन्य नाम था नेताजी। नेताजी के द्वारा भी इनको जाना जाता था, सुभाष चंद्र बोस को। अब यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे। वे भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके माताजी का नाम ये था, पिताजी का नाम ये था, नारा उन्होंने ये दिया था, उनका अन्य नाम नेताजी था, उनका जन्म यहाँ हुआ था और जन्म स्थान यहाँ हुआ था। ये सब आप लोग सिंपली लिख सकते हो। एक पेज इसी से हो जाएगा क्योंकि आंसर को रिव्यू में बढ़ा करके मांगता है। जितना ज़्यादा पेज भरा रहेगा उतना मार्क्स मिलता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है इसका आंसर, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया था। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि शुरुआत कैसे किया, मिडिल में क्या हुआ, अंत में किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया। देखिए तो आप लोग लिखिएगा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, या फिर हम लोग लिख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। देखिए इसके आंसर को, सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान सेनानियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान सेनानियों में से एक थे। वे सबसे पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए संगठन में जुड़ गए। वो कुछ संगठन था देश में, उसके अंदर जुड़ गए क्योंकि भारत को वो आज़ाद कराना चाहते थे। तो बहुत सारा संगठन था, उनमें से जाकर के जुड़ना शुरू हो गए क्योंकि स्टार्टिंग में वे अपना संगठन नहीं बना सकते थे। क्योंकि आप लोग भी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का कोई पहचान नहीं होगा। जब आप लोग पहचान बना लोगे तो 10 लोग आपके पीछे घूमेगा। तो वे संगठनों में जुड़ गए थे और फिर गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। अभी बताएं कि बहुत सारा संगठन में जुड़ रहे थे, तो गांधी जी के साथ और अलग अलग नेता थे उस समय के, उनके साथ जाकर के जुड़ रहे थे क्योंकि वे देश को आज़ाद कराना चाहते थे।
इसके बाद अपनी पूरी ताकत लगा दी अंग्रेज़ों को भगाने में। वे सबसे पहले संगठनों में जुड़े और अपनी पूरी जी जान लगा दी कि देश को किस प्रकार से आज़ाद कराया जाएगा। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य बन गए। सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव मेंबर, वो पूरी तरह से एक्टिव रहने लगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि ये भी उस समय देश को आज़ाद कराने में जुटी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में पीछे भी बताया गया था एक क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर वो सबसे पहले मेंबर बने और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद इनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। तो कुछ दिनों के बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष बना दिया गया। तो वही लिखा गया है कि एक सक्रिय सदस्य बन गए और कुछ वर्षों में वे पार्टी के अध्यक्ष बन गए। आगे देखिएगा, ये है विदेश में शाखाओं का निर्माण। सुभाष चंद्र बोस विदेश में शाखा डेवलप करने लगे, अपना अपना बहुत सारा ग्रुप बनाना शुरू कर दिए विदेश में। वही है, क्योंकि इस देश को गुलाम बना लिया गया था, तो यहाँ के लोगों का सपोर्ट तो बहुत कम मिलता, इसीलिए ये विदेश को सपोर्ट लेना शुरू कर दी। तो इसमें अंदर लिखिएगा आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने अपनी नज़र में ले लिया। क्यों नज़र में ले लिया? क्योंकि कोई भी इंसान यदि बहुत ज़्यादा तेज बनने लगता है तो वो किसी के नज़र में आ जाता है। जैसे क्लास के अंदर तेज बनता है तो टीचर उसको जानने लगते हैं, उसी प्रकार से ये अंग्रेजों के नज़र में आ गए, क्योंकि वे ब्रिटिशों का जोरदार विरोध किया करते थे। वे बहुत ही तगड़े तरीके से विरोध करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन वे चुपके से देश से बाहर निकल गए। इनके ऊपर नज़र रखा जा रहा था, फिर भी वे चुपके से किसी तरह से बाहर चले गए देश से, और रूस और जर्मन से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सहायता मांगी। रूस और जर्मनी से अंग्रेजों के खिलाफ क्या मांगे? सहायता, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके और उन्हें देश से बाहर निकाल सके। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जब 10-12 लोग को हेल्प मांगोगे तो उनमें से कुछ लोग ही तैयार होता है। तो ये लोग रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने अपना हौसला जारी रखा, अलग अलग देश के पास गए और सभी से मदद मांगने लगे, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में ही बताया गया है विदेश में शाखाओं का निर्माण। और अंत में उन्हें जापान की प्रशासन ने मदद करने के लिए बोला। वे जापान भी गए और जापान की प्रशासन व्यवस्था ने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में क्या करना है। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, इसको हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसको INA के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। यही वो संगठन बनाया जिसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों पे आकर के आक्रमण करना शुरू कर दिया, हमला बोलना शुरू कर दिया। तो ये था विदेशों में शाखाओं का निर्माण, विदेश में किस प्रकार से ये शाखा बनाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन। अभी तक हम लोग क्या देखें? अभी तक देखें स्टार्टिंग, किस प्रकार से स्टार्टिंग हुआ था। वे एक संगठन में गए, फिर गांधी जी के साथ भी चले गए और अंग्रेजों का जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया, और अंत में वे एक पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ये था पहला वाला पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट में विदेशों में शाखाएं, तो इसके अंदर हम लोग क्या देखें कि अंग्रेज लोग सुभाष जी को अपने नज़र में लेना शुरू कर दिया। रीजन था क्योंकि वे उनको बहुत ज़्यादा विरोध किया करते थे। इतना तो सिंपल है कि वो उनका विरोध करते थे तो नज़र में आ गए, तो वो किसी तरह से देश से भाग गए और बाहर में जा कर के अपना आर्मी, अपना संगठन बनाना शुरू किया,
ताकि इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सके। तो अंत में उन्हें सहायता मिली कहाँ से? जापान से, और उन्होंने वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये तो था 2 टॉपिक, 2 हेडिंग बना करके ये लिखना था। अंत में इसका देखिएगा कि अंत परिणाम क्या हुआ। अब ये है सो आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिए, तो अब आज़ाद हिंद फौज आकर के आक्रमण करेगा देश के ऊपर। तो देखिए अंत में परिणाम क्या हुआ। बोस जी के नेतृत्व में INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जिसे कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज, ये जो वर्ड रहेगा ना इसको पूरी तरह से हाईलाइट कीजिएगा, ने भारत के कुछ हिस्सों में आकर आक्रमण कर दिया। भारत में आकर के आक्रमण कर दिया अलग अलग हिस्सों में। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इससे भारत का कुछ हिस्सा इनके कब्जे में आ गया। किनके कब्जे में? आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस जी के कब्जे में। और कुछ हिस्सा नहीं आ पाया, क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है कि हर बार इंसान जीत ही जाएगा, कभी हार भी जाता है। तो कुछ कुछ हिस्सों को अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन में रख लिया, और कुछ कुछ हिस्सों में वे असफल हो गए। लेकिन खराब मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण और जापान के कुछ गलत नीतियों के कारण, जापान, क्योंकि ये जो सैनिक बनाया गया था वो जापान के प्रशासन की सहायता से मिला था, तो उनका जो सहायता मिल रहा था वो जापान के लोग कर रहे थे, तो जापान की नीति गलत थी। इसके कारण वे लोग पकड़े गए। क्या बताया गया कि खराब मौसम और जापान के कुछ गलत नीतियों के कारण ये लोग सभी पकड़े गए, सभी को आत्मसमर्पण करना पड़ा, सभी लोग सरेंडर बोल दिया। लेकिन नेताजी तैयार नहीं थे। नेताजी तैयार नहीं थे कि हम नहीं झुकेंगे तुम लोगों के सामने। झुकने के लिए तैयार नहीं थे, और नेताजी वहां से किसी प्रकार भाग निकले। वे झुकने के लिए तैयार नहीं थे और किसी प्रकार वहां से भाग निकले। वे एक हवाई जहाज से निकल गए, आत्मसमर्पण नहीं किया और हवाई जहाज से भाग गए, जो जापानियों का था, क्योंकि जापानी लोग नेताजी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उस समय विमान बोला जाता था, जिसको आप लोग समझिए हवाई जहाज, को दुर्घटना हो गया। जो हवाई जहाज था वो हवा में उड़ते उड़ते गया और एक जगह पे जाकर के एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट होने के कारण नेताजी जल गए थे, क्योंकि उसमें आग लग गई, और आग लगने के कारण वो जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप लोग ये भी सुने होंगे कि वो जहाज आकाश में उड़ा और आज तक कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। कहाँ गया वो पता ही नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि वो जल गया था और उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष, ये आप लोगों का आंसर हो गया। लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि नेताजी ने अपनी पूरी योगदान दी, कैसे कैसे रहे, यही सब तो लिखना है। नेताजी भारत की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की तरह देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने योगदान निभाई थी, उस प्रकार से नेताजी का भी योगदान बहुत बड़ा था। एक सक्रिय सेनानी के रूप में नेताजी ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ने की भावना थी। तो एक सक्रिय सेनानी थे, जिसके कारण वो जब अंतिम क्षण था ना, उस समय भी वे अंग्रेजों से लड़ने की भावना रखते थे। तो ये था योगदान नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम में भारत को आज़ाद कराने के लिए। 3 पॉइंट में आंसर लिखा गया है, एक बार समझ लीजिए। पहला उनके बारे में बता देना है कुछ पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। दूसरा, स्टार्टिंग कैसे किया गया था। फिर दूसरा में विदेशों में शाखाओं का निर्माण। तीसरा में अंत परिणाम क्या हुआ। और चौथा निष्कर्ष के रूप में लिख देना है। ये नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले तक जरूर लिख दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का संविधान से रिलेटेड उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा है। 2 दिन से जो आप लोगों का एग्जाम लिया है उसमें रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन उसकी पूछने की 100% संभावना है। और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा भारतीय कृषि, भारत की नेचर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये लोग क्वेश्चन करके जाइएगा। थैंक यू।